मोड है ना, स्लाइड शो कर दीजिए। नहीं, स्लाइड डिस्प्ले नहीं हो रही क्या सर? हाँ ठीक है मैम। ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ यस मैम, यस मैम। थैंक यू शेर सिंह सर। और सबसे पहले तो मैं, जो हमारे आज विद्यार्थी जो ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। और आप लोग क्योंकि अग्निवीर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो और भी ज्यादा हम सब आपके साथ हैं। और जो ये सेशन शुरू हो रहा है आज आपका, विशेष रूप से एनवायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड ये सेशन है। और क्योंकि बीए के विद्यार्थी भी हैं और बीएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, जब दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो पर्यावरण अध्ययन की जब हम बात करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज की जब हम कहते हैं, तो एनवायरमेंट स्टडीज होता क्या है? सबसे पहले आपके, अगर आपने अपना जो 181 अपनी बुकलेट अगर देखी है, तो जो उसमें सबसे पहले जो यूनिट है या जो इकाई है, इट दिस यूनिट इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट स्टडीज। पर्यावरण क्या है, एनवायरमेंट क्या है, क्या होता है ये, इसके बारे में सबसे पहले आपको यूनिट 1 में बताया है। तो शुरुआत अगर हम करें, इकोसिस्टम हमारा सेकंड पार्ट है, पहले हम ये देख लें कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण का अगर सीधा सा मतलब हम निकालें, तो हमारे चारों तरफ जो भी एक तरह से आवरण है, क्योंकि जो आवरण, जैसे अभी आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, तो हमारे चारों तरफ हम क्योंकि सांस भी ले रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन है हमारे पास, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, वैसे ही हम इफेक्ट आएगा एनवायरमेंट में। जैसे ही टेम्परेचर अगर कम होता है तो हम इफेक्टेड होते हैं। तो एक तरह से हम कहें, सिंपल सी परिभाषा अगर हम कहें, तो हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो कि प्रकृति प्रदत्त है, आर्टिफिशियल अलग चीज होती है, लेकिन हम यहाँ पर्यावरण या एनवायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण मतलब एक चारों तरफ से जो हमें आवरण दिया हुआ है वो आवरण जो है इकोसिस्टम, सॉरी, एनवायरमेंट कहलाता है। अब एनवायरमेंट स्टडीज की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़े हम, क्या जरूरत है कि हमें एक कोर्स बनाना पड़ा? और जब हम बीएससी या बीए में, आजकल तो चाहे बीएससी का कोई सा भी स्टूडेंट है, चाहे बीए का है, चाहे बीकॉम का है, हम सभी को जो है एनवायरमेंटल स्टडीज एक कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम सब, चाहे अनचाहे, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का एक भाग है। चाहे हम चाहें, चाहे हम ना चाहें, पर्यावरण हमको प्रभावित करता है और हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आपने कभी सोचा कि मार्च का महीना ही था, 2020 था, कोरोना डिजीज आई, कोरोना चारों तरफ फैला। जब शुरू में ये फैला था दिसंबर में, तो हमें लगा था कि ये तो हमसे बहुत दूर है, हम तो बहुत दूर है इससे और इसका असर हम पर नहीं आएगा। लेकिन हम शायद ये भूल गए थे कि हम सब एक ही चैन में हैं। विश्व में कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन एनवायरमेंट में आता है, तो हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ये बात अलग है कि प्रभावित होने का स्केल अलग अलग हो सकता है, कुछ ज्यादा या कुछ कम, लेकिन अभी नहीं, तो आने वाले सालों में प्रभावित निश्चित रूप से होंगे। तो इसीलिए जो है पर्यावरण अध्ययन की बात की जाती है, कि हम कम से कम ये समझ सके कि पर्यावरण क्या है, और उस पर्यावरण में क्या इकोसिस्टम्स हैं, उस इकोसिस्टम में हमारी जगह कहाँ है, और हम किस तरह से किसी भी एनवायरमेंट को या इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट थी आपकी, जो 181 में जो बुकलेट आपको मिली होगी उसमें। सेकेंड यूनिट उसमें दे रखी इकोसिस्टम की। इस इकोसिस्टम के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पर, और आपको मैं कोशिश करूंगी कि इकोसिस्टम, जब हमारी ये क्लास काउंसलिंग की खत्म हो, तो आपको एक जानकारी, एक पूरा फ्रेमवर्क मिल जाए कि इकोसिस्टम क्या होता है। क्योंकि जब आपको एग्जाम होंगे तो इसमें से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आते हैं, और न केवल आपके एग्जाम में, बल्कि जीके का के अगर पेपर होता है, आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप देते हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपको दो शब्द दिख रहे हैं, अगर हम इनको ब्रेक करें ना, यहाँ दिख रहा है इको सिस्टम, अगर हम इसको तोड़ दें दो टुकड़ों में, तो इको प्लस सिस्टम। इको मतलब पर्यावरण, और सिस्टम मतलब जो भी चारों तरफ से हो रहा है, इको सिस्टम। इको मतलब पारिस्थितिकी, और सिस्टम मतलब तंत्र। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरण एक अलग चीज है। पर्यावरण किससे मिलकर बना हुआ है? किसी भी इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं। चाहे जैसे अगर हम मान लो, आप अभी मान लो इग्नो के ऑफिस में बैठे हैं, तो इग्नो के ऑफिस का एक अलग इकोसिस्टम है। मान लो मैं किसी
पहाड़ पर चढ़ूं, अगर मान लो मैं कहीं केदारनाथ अमरनाथ जाऊं तो वहां का एक इकोसिस्टम अलग है। अगर मैं मान लो पानी में हूँ, नदी में हूँ, तो नदी का इकोसिस्टम अलग है। तो हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। अब इकोसिस्टम, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर आपको एक हरा पौधा दिख रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन निकल रही है, निकलती है। जितने भी ग्रीन पौधे होते हैं वो ऑल आर द प्रोड्यूसर्स, और उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम सब किसकी छत्र छाया में, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब चाहे पौधे हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, सभी आप और हम जब श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक, पौधे भी उसी तरह से जब श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन संपूर्ण जैव मंडल पर ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में जाती है। यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कोई भी जीव जंतु जो ऑक्सीजन लेता है, उसका प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स है, हरित पौधे हैं। और इसीलिए वृक्षारोपण पर जोर दिया जाता है। जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जमीन पे से, भूमंडल से जो है पौधों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। जब निरंतर कम होती जा रही है तो प्रोड्यूसर ही खत्म कर दिए हमने। जब प्रोड्यूसर खत्म कर दिए तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी हुई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के दौरान जो है पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, और सब समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा तो वो हमारे जीव जंतुओं के जो आवास है उनको भी प्रभावित करेगा। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से मैंने सिर्फ आपको इकोसिस्टम समझाने की कोशिश की है कि प्रोड्यूसर है, सन है, आपको सेकेंडरी कंज्यूमर दिख रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर दिख रहा है। ये अभी हम थोड़ी देर में आगे जब हम बात करेंगे तो मैं स्पष्ट करूंगी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। और नीचे आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है सॉइल डिकम्पोजर। तो ये क्या तीनों चीजें होती हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ये आपकी जो इकाई नंबर 2 है, इकोसिस्टम, उसमें दे रखा है कि जो इकोसिस्टम टर्म है ये सबसे पहले जी टेंसले ने 1935 में कॉइंट करी। सबसे पहले जो ये टर्म जो दी गई थी वो दी गई थी टेंसले के द्वारा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आता है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें कि छोटे प्रश्न में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है ये, और वन वर्ड के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये प्रश्न आता है कि हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम। तो टेंसले कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम इन विच ईयर? इन 1935। अब छोटा छोटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इकोसिस्टम होता क्या है। डेफिनेशन की बात करें तो एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जीवित जंतु हैं। नीरजा मैम, आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है। तो स्लाइड डिस्प्ले नहीं हो रही? हाँ, आप फर्स्ट स्लाइड पे हैं या सेकंड स्लाइड पे हैं मैम? अब हो रही है सर? नो मैम। अब नहीं, आपकी फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है जिसपे ये लिखा हुआ है इकोसिस्टम। सर यहाँ तो हो रही है। एक बार ऑफ करके दोबारा शुरू करूं? हाँ, एक बार इसको ना स्टॉप करके आप रीशेयर कर दीजिए मैम, तो हो हाँ, जाएगी। हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स के थ्रू आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। आप हैंड रेज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द सेशन हैंड कोई भी क्वेरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास में कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं यहाँ पर उसको रिस्पॉन्स करूंगा। सर हाउएवर अब हम हो रही लोग, है? हाँ मैम, अभी आपका पीपीटी शेयर करिए मैम। सर कर दिया, हो रहा है? हाँ, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है मैम। नहीं हो रहा, एक और हम लोग अपना इसके बाद में कुछ काउंसलिंग सेशंस और हम कोर्सेज की करवाएंगे। यस, इट इज कमिंग। हाँ, यस मैम, हो नाउ गया इट्स सर? ओके। ठीक, इट्स ओके, सेकंड स्लाइड शो हो रही है मैम। सर अब हो रही है? यस, इट इज मूविंग। यस ठीक है मैम। सर। तो जो मैं आपको कह रही थी कि इकोसिस्टम जो टर्म थी वो 1935 में टेंसले नामक एक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा जो है इस टर्म को दिया गया था। तो ये छोटे प्रश्न में भी आता है, कई बार आपसे पूछा जाता है। अब हमको समझ आ गया कि इकोसिस्टम जो है वो टर्म जो है टेंसले ने कॉइंट करी।
अब होता क्या है इकोसिस्टम, अगर आपसे पूछा जाए और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोसिस्टम डिफाइन, या इस तरह से आता है राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम या डिफाइन द इकोसिस्टम, तो आपको एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन लिखनी होगी, तभी आपके पूरे नंबर आएंगे। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोटिक फैक्टर्स। All the living organisms are called as the biotic factor, and all non-living non-living organisms are called as abiotic factors. So यहाँ पर you can understand there are the two things, biotic and abiotic. Biotic means all the living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ है, चाहे पौधे हैं, चाहे छोटे जंतु है, चाहे एल्गी है, चाहे फंजाई है, व्हाटएवर, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो आएगा बायोटिक फैक्टर में, और एबायोटिक फैक्टर जिनमें कि नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो आती हैं एबायोटिक फैक्टर में। और ये दोनों जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं व्हेन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स interact with each other, it known as the ecosystem। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम वो होता है जहां पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड करके समझाने की कोशिश की है मैंने कि जब कोई सा भी इकोसिस्टम होता है, यहाँ पर आपको एक इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, हिरन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेंढक दिखाई दे रहा है, या फिश दिखाई दे रही है, या बटरफ्लाईज दिखाई दे रही है, या टॉर्टोइज दिखाई दे रहा है, प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। अब समझिए आप कि ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाटर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाटर तो नॉन लिविंग है, ये सॉइल है ये भी नॉन लिविंग है, तो ये दोनों तो क्या होगा? एबायोटिक फैक्टर्स। और ये पौधे, मेंढक और ये जो हिरण है, जो कि एक तरह से हम कहेंगे जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी रेस्पिरेशन कर रहा है वो सब बायोटिक फैक्टर है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स हैं, दोनों जब है मिलकर जो है वो कैल बनाते हैं बायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ लिख भी रखा है ऑल द लिविंग थिंग्स वेदर इट इज प्लांट, एनिमल्स और द बैक्टीरिया। कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूजन की स्थिति में बैक्टीरिया को जो है नॉन लिविंग मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बायोटिक मटीरियल। बायोटिक मटेरियल का प्लांट है, और किसी भी फूड चेन, अभी बताऊंगी मैं फूड चेन क्या होता है, किसी भी फूड चेन का एंड ही बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया जो है पूरे अर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं हो तो शायद हमारे जीवन में उतनी जो है समस्याएं जो आएंगी उनका हम हिसाब नहीं लगा सकते। अगर हम अपने घर की सफाई ना करें, गली की सफाई ना करें, तो थोड़े दिनों बाद गली क्या हो जाएगी? बिल्कुल आपका रहना वहां दूभर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्राकृतिक सफाई कर्मचारी होते हैं, और प्राकृतिक सफाई कर्मचारी होने के कारण इनका काम है प्रकृति में जितनी भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनको क्लीन करना। अब आप समझ सकते हैं कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? तो प्रकृति के सफाई कर्मचारी होना बहुत जरूरी है। हम देखते भी है, जैसे हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया है। अगर हम कोई ऐसी एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो फिर हमें जो है अलग से जो है बैक्टीरिया जो है कैप्सूल्स ले जानी पड़ती है, क्योंकि डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है। तो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग थिंग्स। इसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स में सन, रॉक, सॉइल, जो भी मैंने आपको बताया, वाटर हो चाहे सॉइल हो चाहे सन हो, सन रेज हो, वो सब किस में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, नॉन लिविंग और लिविंग, और जब इनका परस्पर इंटरेक्शन होता है तो वो इकोसिस्टम बनता है। ये देखिए आप डायग्राम, इस डायग्राम में आपको किस तरह से इंटरेक्शन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का होता है ये आपको दिख रहा है ना। बायोटिक फैक्टर्स इसमें प्लांट है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, डिकम्पोजर्स है। एबायोटिक में एयर है, वाटर एंड सॉइल है।
अब बायोटिक जो कम्युनिटी होती है वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक मीन्स इसमें चेंजेस बहुत रेगुलर आते हैं। 10 मिनट पहले कुछ और हो सकता है, 10 मिनट बाद कुछ और हो सकता है, यानी कि बहुत रेगुलर चेंजेस आते हैं किसमें, बायोटिक कम्युनिटी में। जबकि ए बायोटिक जो कम्युनिटी है उसमें चेंजेस बहुत आसानी से नहीं आते। अगर रॉक है तो सालों तक उसकी स्थिति वैसी ही हो सकती है। अगर एयर है, बशर्त वहां कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका कंपोजिशन भी लगभग बराबर ही रहेगा। जितनी परसेंट, मान लो 21% ऑक्सीजन है तो 21% ही रहेगी, 78% नाइट्रोजन है तो 78% नाइट्रोजन रहेगी। अगर उसमें कोई चेंजेस आता है, कोई ऑल्टरेशन होता है, तो फिर वो पोल्यूशन कहला जाता है। लेकिन बेसिक रूप से जो है कंपोजिशन एक ही रहता है। तो बायोटिक कम्युनिटी इज ए डायनामिक कम्युनिटी। Sometimes question asks why we call biotic community is the dynamic community। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत लगातार आ रहे हैं। reaches an equilibrium called climax community। अगर एक स्थिति ऐसा आ जाए जहां एक इक्विलिब्रियम सेट होता है, क्योंकि जैसे जैसे मान लो हम 2 गिलास हमारे पास पानी है, एक एक फुल भरा हुआ है, एक खाली भरा हुआ है, हम पानी शिफ्ट करते हैं तो चेंजेस आ रहे हैं लगातार दोनों ग्लासेस में। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब दोनों ग्लासेस में पानी सेम होगा, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ऐसा ही इकोसिस्टम में भी होता है कि जब चेंजेस आते हैं तो एक चेंज की स्थिति वो आ जाती है जबकि दोनों तरफ की स्थिति बराबर हो जाती है, और ये जो स्थिति होती है ये कहलाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसके बाद है सक्सेशन। जी आपके एक्चुअल में अलग अलग यूनिट में दे रखा है, इसलिए यहाँ बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। अगर यूनिट पढ़ने का मौका मिलेगा उसकी काउंसलिंग का, तो हम ये अलग अलग आपकी यूनिट है पूरी। इसके बाद है सक्सेशन। सक्सेशन मीन्स ग्रेजुअल चेंज इन ए बायोटिक कम्युनिटी टू फॉर्म ए स्टेबल कम्युनिटी। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास अगर कोई पॉन्ड है छोटा सा, तो धीरे धीरे वो पॉन्ड क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे उसमें पानी कम होने लगता है। छोटा पॉन्ड अगर है बहुत छोटा सा, तो आपने देखा होगा कि पहले किनारे से पानी सूखना शुरू होता है। तो जब किनारे से पानी सूखना शुरू होगा तो जो किनारे के जो छोटे प्लांट होंगे वो खत्म होने शुरू होंगे। वहां पे जमीन आपको दिखाई देने लगेगी, धीरे धीरे बढ़कर वो पूरा का पूरा पानी सूख जाएगा और वहां पॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, एक जमीन बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेशन, यानी कि ग्रेजुअल चेंज आते हैं अगर बायोटिक कम्युनिटी में, तो ये क्या कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है, जो कि एक स्टेबल कम्युनिटी का निर्माण करता है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी। ये आपको अलग से मैं बताऊंगी, प्रोडक्टिविटी एक बड़ा चैप्टर है हमारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम, मेनली यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी और क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करता है, या कौन कौन से जो है हमारे पास फूड चेन है, फूड पिरामिड है, वो हम आज देखेंगे। अब देखिए इकोसिस्टम बहुत तरीके के होते हैं, उसके बारे में आगे एक्वेटिक इकोसिस्टम है या डेजर्ट का इकोसिस्टम है, वो अभी आगे हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो इकोसिस्टम के 2 फैक्टर जिससे मैंने बताया, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में कुछ विशेष चीजें नहीं है, सिर्फ जल, वाटर है, सॉइल है, एयर है, रॉक्स है। लेकिन बायोटिक फैक्टर में काफी चीजें होती हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब सीधी सी डेफिनेशन है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके बाद है कंज्यूमर, जो कि उनका यूज कर रहा है। इसके बाद है तीसरा डीकम्पोजर। तो बायोटिक फैक्टर्स 3 चीजों से मिलके बने हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड देन डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर तो पूरी अर्थ पर, या हम कहें कि पूरे फूड चेन में या फूड वेव में जो भी हम कह दें, प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है, ग्रीन प्लांट्स। बाकी सब उस पर डिपेंड है अपनी एनर्जी के लिए। दुनिया में सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत सिर्फ हरे पौधों में है, बाकी किसी में नहीं है। हम, आप, छोटे जंतु, बड़े जंतु, कोई भी जंतु है, वो एनर्जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्हीं प्रोड्यूसर से लेते हैं। और जो इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे हम और आप,
हम है कंज्यूमर, और कंज्यूमर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले उसी को खाएगा, जैसे कि हर्बीवोरस खरगोश है, जो सीधा किसको खा रहा है? पौधों को खा रहा है। शेर तो सीधा पौधों को नहीं खाता, तो वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी। सेकेंडरी, मानव सेकेंडरी हो सकता है, हम और आप सेकेंडरी हो सकते हैं। कैसे? हम आप तो कहेंगे कि नहीं हम तो सब्जियां खाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो मान लो किसी जंतु को मार के खाता है, फॉर एग्जाम्पल खरगोश कोई खाता है या मुर्गी कोई खाता है, तो वो जो सेकेंडरी जिसको कि खा रहा है, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ था? पौधे से जुड़ा हुआ था, उसने तो पौधा खाया ना, और उस पौधे से जो एनर्जी ली उस खरगोश ने, उस खरगोश को खा के वो एनर्जी हम तक आई। तो हम उस ऐसी स्थिति में ह्यूमन बींग्स क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर, जो कि मेनली शेर होता है, लॉयंस होते हैं, या हम कहें लेपर्ड होते हैं, ये जो सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं, जो कि पौधे नहीं खाते हैं। तो कंज्यूमर 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद बायोटिक फैक्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिकम्पोजर्स, यानी कि जो कि किसी भी जमीन में जितना भी अपशिष्ट हो रहे हैं, मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर था हर्बीवोरस, कोई खरगोश, जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया, ये इसको खा लिया किसी बड़े जानवर ने, और उस बड़े जानवर को खा लिया तीसरे बड़े जानवर ने, तो उसकी जो हड्डियां बची, या उसने जो है अपने मलमूत्र के माध्यम से जो पदार्थ निकाला, उसको सड़ाकर, उसको डिकम्पोज करके वापस एनवायरमेंट में मिलाने का काम कौन करते हैं? ये डिकम्पोजर्स करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनको प्राकृतिक जो है सफाई कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो वो सफाई का काम है। मान लो आपने देखा होगा ना, कोई चीज अगर सड़ जाती है, हम कोई ऑर्गेनिक मटेरियल भी डाल देते हैं, फल सब्जी का कचरा भी डाल देते हैं, तो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है और वो स्मेल आने लगती है। और सड़के अगर, जैसे खाद कैसे बनती? खाद भी किससे बनती? डिकम्पोजर से बनती है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमें अच्छी खाद भी नहीं मिलेगी। तो डिकम्पोजर्स जो है बायोटिक फैक्टर्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने बताया उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने सबसे पहले इकोसिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि टेंसले कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। Then what is the ecosystem? When biotic and the abiotic vectors interact with each other, this form a system, and this system is known as the ecosystem. Ecosystem is made up by 2 factors, that is the abiotic factor and biotic factor. Biotic factors is made up of by 3 things: producer, consumer and decomposers. And consumer, again there are 3 types of consumer: primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So आप भी जो आपको दिखाई दे रहा है ना एक आउटलाइन डायग्राम, इस आउटलाइन डायग्राम को भी आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो इकोसिस्टम के बारे में लिखने में कोई बड़ा आपको जो है एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। अब देखिए, अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम 2 तरीके की हो सकते हैं। एक तो एक मोटा मोटा है जी, बड़े तरीके की, बाकी बहुत तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम 2 इकोसिस्टम आपके बुकलेट में जो दे रखे हैं उन्हीं की बात करेंगे। दैट इज फर्स्ट इकोसिस्टम एंड सेकंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक सिस्टम समुद्र वाला, पानी वाला। यहाँ सिर्फ हमने एक्वेटिक मीन्स पानी, पानी का जो इकोसिस्टम होता है, पानी बहुत तरीके के होते हैं, या तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है या मैराइन इकोसिस्टम हो सकता है। फ्रेश वाटर सिस्टम में कौन कौन से आएंगे? नदी आएंगी, तालाब आएगा, कोई अगर झील झरना है तो वो आएगा, वेटलैंड्स जितने भी होते हैं वो सब किस में आते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। बाकी समुद्र वाला जो इकोसिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा वो किस में आता है? मैराइन इकोसिस्टम में। तो मैराइन इकोसिस्टम आपने देखा होगा, क्योंकि समुद्र पर मैक्सिमम जो जगह घेर रखी है वो समुद्र ने घेर रखी है। तो जब समुद्र इतना ज्यादा है तो उनका इकोसिस्टम भी बड़ा है, और उस इकोसिस्टम से हम भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट इज एक्वेटिक सिस्टम एंड सेकंड इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी से रिलेटेड, यानी कि पानी के सोर्स के आसपास जो भी इकोसिस्टम बनेगा, दिस इकोसिस्टम इज नोन एज द
aquatic ecosystem. Again, aquatic system is divided into the two types. First is the freshwater ecosystem and second is the marine ecosystem. फ्रेश वाटर, लैंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड्स, यानी कि बहुत ज्यादा पानी में डूबा हुआ है, बहुत थोड़ा सा उथला हुआ है, और वेटलैंड जो कि आसपास के गीला हो जाते हैं ना, आसपास जो एक तालाब के किनारे जो गीलापन होता है वो वेटलैंड्स कहलाते हैं, वो वहां का इकोसिस्टम अलग तरीके का होता है। और समुद्र का इकोसिस्टम हम देखेंगे आगे। इसके बाद है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हम और आप इसी इकोसिस्टम के पार्ट है मेनली, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बहुत होता है, पूरा जंगल है। दिस इज इकोसिस्टम इज नॉन एज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर ग्रासलैंड से तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन जैसे पहाड़ पर चले गए, हिमालय का इकोसिस्टम अलग होता है, तो वो माउंटेन इकोसिस्टम कहलाता है। और डेजर्ट, जैसे कि अगर राजस्थान में हम आप रह रहे हैं या गुजरात में अगर हम आपको रह रहे हैं, तो वहां डेजर्ट है, तो डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होता है। अब आप कहेंगे अलग क्यों? अलग इसलिए कि फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है वहां पर प्लांट्स अलग तरीके लग रहे हैं, वहां पर जब प्लांट्स अलग तरीके रख रहे हैं तो उन पर निर्भर करने वाले जो जीव जंतु है वो भी अलग तरीके के। ग्रासलैंड में अलग तरह का प्लांट है, माउंटेन में अलग। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर हम जाते हैं तो पाइनस जैसे बड़े ट्रीज जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं हमें। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे वहां की वेजिटेशन अलग होगी, जब वेजिटेशन अलग होगी तो निश्चित रूप से उन पर डिपेंड, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर तो प्लांट ही है, तो जब प्लांट जैसे होंगे उन पर डिपेंड करने वाले सेकेंडरी और टर्शरी जो है कंज्यूमर्स होंगे। डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होता है। अब इकोसिस्टम पृथ्वी पर बहुत अलग अलग साइजेस में है। तो सबसे पहला जो एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि सबसे छोटा अगर इकोसिस्टम देखना है तो आपके गांव में आसपास कोई अगर मान लो छोटा सा पॉन्ड है तो उसका अपना इकोसिस्टम है। अगर कोई आप चट्टान है तो उसका एक अलग अलग इकोसिस्टम है। अगर कोई मान लीजिए आपका किसी ने बड़े आपने जो है वृक्ष का तना काट दिया, उस तने को आपने छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद उसका अपना एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये छोटे इकोसिस्टम है। और एंटायर रन फॉरेस्ट क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो एक बड़ा जो है फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है। टेक्निकली द अर्थ कैन बी कॉल्ड एज ए ह्यूज इकोसिस्टम, यानी कि अगर हम कहें कि पृथ्वी जो है जैव मंडल जो है वो एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दीजिए, तो अर्थ है या भूमंडल है वो पूरा का पूरा क्या है, एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। मैराइन इकोसिस्टम अगेन बड़ा इकोसिस्टम है लेकिन हमारे भूमंडल से नहीं होता। और सबसे छोटा आप उदाहरण कोई सा भी दे सकते हैं, रॉक का दे सकते हैं, जी के जो है ट्री का ट्रंक होता है वो भी मैंने जैसे आपको बताया वो हो सकता है। तो देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस साइज ऑफ इकोसिस्टम्स आर अवेलेबल। बहुत सारी साइजेस हैं, हम नहीं कह सकते कि एक इकोसिस्टम 1 किलोमीटर बड़ा है, एक इकोसिस्टम जो है मान लो 10 सेंटीमीटर बड़ा है, हो सकता है लाखों किलोमीटर भी हो सकता है और कुछ सेंटीमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो स्थिति कैसी। जैसे कि आप सीधी सी बात बताएं, अपन घर में एक्वेरियम रखते हैं तो उस एक्वेरियम का अपना इकोसिस्टम है, तो क्योंकि वहां मछली भी है, वहां उसमें पौधे भी डले हुए हैं, वो एक अपना अलग सिस्टम हो गया। ये बात अलग है कि वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, वो हमने बनाया है ना। जब मेन मेड कोई चीज होती है देन इट नॉन एज द आर्टिफिशियल थिंग। सो वो भी है तो इकोसिस्टम ही है एक, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद हमने इकोसिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी साइज क्या होती है, ये हमने कुछ अभी समझा और समझने की कोशिश करी। अब एक्चुअल में एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और ये दोनों कंपोनेंट मिलकर जो है किसी भी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज आती हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें बदलती हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में बहुत तूफान बहुत हवाएं चलती हैं, प्लेन्स पर कम चलती हैं।
तो है तो वो एबायोटिक कंपोनेंट एयर, लेकिन वो प्रभाव तो डाल रहा है। समुद्र है, समुद्र में जो है पानी बहुत ज्यादा है तो पानी एबायोटिक कंपोनेंट, लेकिन वो जो उसके बायोटिक कंपोनेंट है, चाहे वो मछली है, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स है, सब पर जो है असर डाल रहा है। तो दो कंपोनेंट में विभाजित करते हैं और हम इसको एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे होता है वो भी हम समझ सकते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको मोटा मोटा बताया था कि 3 चीजें होती हैं बायोटिक कंपोनेंट में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ये 3 चीजें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा याद रखने वाली हैं। कि प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है और डिकम्पोजर्स कौन है। प्रोड्यूसर्स ऑल द ऑटोट्रॉफ्स, यहाँ पर डेफिनेशन आप देखिए, ऑटोट्रॉफ्स शब्द आया है एक नया, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स होता क्या है? ऑटोट्रॉफ्स वो जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो पृथ्वी पर ऑटोट्रॉफ्स सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं, वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल है, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो बड़े प्लांट्स हो। सिर्फ पृथ्वी पर ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स हैं। दे यूज द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन। फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का फायदा क्या होता है? तभी तो कहा जाता है कि वृक्ष ऐसी या पौधे किसी चीज है जो बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं। हमें सब कुछ जो है प्लांट्स के द्वारा मिलता है। तो एनवायरनमेंट को अगर हमें सेव करना है कहीं पर भी हम है, और इसीलिए ये एनवायरमेंटल स्टडीज आपको हर लेवल पर पढ़ाई जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है कि सिर्फ प्लांट ही वो है जो कि सन रेज का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो 2 तरीके से काम करते हैं पौधे। एक तो आपने और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसको जो है वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में रखने का, एक लेवल में रखने का, या निश्चित परसेंटेज में रखने का काम करते हैं वो पौधे करते हैं। क्योंकि श्वसन के दौरान तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसका यूज करके वो फूड बनाएंगे। लाइट एनर्जी, लाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस हरित लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फूड बनाते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस जो होता है सिर्फ प्लांट्स और ग्रीन एल्गी कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी इकोसिस्टम का है तो दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स को सेव करना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर्स के बाद बाकी हम सब किस में आते हैं? कंज्यूमर में। चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो, चाहे वो टर्शियरी कंज्यूमर्स हो, वो सारे के सारे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था पिछली स्लाइड में। अब कंज्यूमर में सब हो सकते हैं, हेटरोट्रोपस हो सकते हैं, दीज इंक्लूड ऑल द हेटरोट्रोपस। हेटरोट्रोपस मतलब जस्ट ऑटोट्रोप्स का अपोजिट, यानी कि जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है। हम इंक्लूडिंग छोटे जानवर, बड़े जानवर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर आधारित है। तो हम क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रोपस, यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो एक अलग चीज है, वो अलग एक टाइप है जिसको कि हम पढ़ेंगे। बाकी पढ़ सकते हैं कि मतलब हेट्रोट्रोपस के भी अलग अलग टाइप्स है, कौन कौन से। कंज्यूमर्स आर फर्दर रिकॉग्नाइज, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवेरस एंड पैरासाइट्स। ये हम सब जानते हैं। हर्बीवोरस शाकाहारी, जो शाक खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो हम कहें कि जो कहें हम मांस भक्षी जो होते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, उसमें शेर हो सकते हैं, चीते हो सकते हैं, जो भी मांस भक्षी होते हैं। ओमनीवेरस जो कि सब खाते हैं। और पैरासाइट जो कि पैरासाइट की बात हम अलग से करेंगे, क्योंकि एक चेन अलग से है आपके बारे में।
पैरासाइट मतलब जो कि अवशोषण करते हैं। पैरासाइट मतलब किसी चीज पर शक करके वो काम में ले रहे हैं। हम भी प्लांट्स पर डिपेंड है, लेकिन हम कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? हम प्लांट से चिपकते नहीं है, चिपक के बना हुआ खाना नहीं ले रहे। हम क्या ले रहे हैं? उससे फ्रूट्स ले रहे हैं या लीव्स खा रहा है। अगर मान लो कोई खरगोश है तो लीफ खा रहा है, या कोई फ्रूट खा रहा है, आम खा रहा है, एप्पल खा रहा है, हम उसको खा के फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो पैरासाइट होंगे वो डायरेक्ट क्या होगा, किसी से भी, चाहे ह्यूमन पैरासाइट हो चाहे कोई भी हो, चाहे, अगर एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जो खटमल है वो भी पैरासाइट है। मतलब अमरबेल है वो भी पैरासाइट है। अमरबेल या खटमल डायरेक्ट हमको शक करते, डायरेक्ट आपके जैसे खटमल है तो वो खून चूसेगी, डायरेक्ट मच्छर है, लेकिन भोजन का निर्माण नहीं करते, वो डायरेक्ट सकिंग का काम करते हैं। तो दीज आर नोन एज द पैरासाइट्स। इसके बाद तीसरा जो बायोटिक कंपाउंड कंपोनेंट है, दिस इज डीकंपोजर। मैंने आपको बताया include saprophytic which acts as a act on the dead matters and decay from their nutrition. डेड मैटर्स कोई भी हो सकता है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है। उस मैटर को डिके करते हैं और वहां से अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। तो दीज आर नोन एज द डीकंपोजर्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू द three types. The relevance of biotic and the abiotic component in an environment appears when they start interacting with each other. This is the important thing कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का रिलेवेंस क्या है। जब तक दूर है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नेचर में हम सब आपस में जुड़े हैं, चाहे हवा है, चाहे पानी है, चाहे मनुष्य है, कोई भी है, वो आपस में रिलेवेंस तो है उनकी कहीं ना कहीं। और जैसे ही रिलेवेंस हुई, उन्होंने अपने आप में इंटरेक्शन करना शुरू हुआ, वैसे ही इकोसिस्टम बन गया। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, बायोटिक एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, द सॉइल इज एबायोटिक एलिमेंट्स व्हिच सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्या हम एक तरफ तो हम कह देते हैं कि भाई बायोटिक, क्योंकि प्रोड्यूसर प्लांट्स है, पृथ्वी पर प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट है, लेकिन उन प्लांट्स का अस्तित्व किसकी वजह से है? सॉइल की वजह से। उनको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। अगर आप किसी पौधे को एक बॉटल में बंद करके रख दें तो थोड़ी देर में मर जाएगा, सूख जाएगा। सॉइल से निकाल के उखाड़ के बाहर पटक दें, थोड़ी देर में, कुछ समय बाद पौधा सूख जाएगा। यानी कि सॉइल उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। सॉइल के साथ पानी भी चाहिए, पानी के साथ बहुत सारे उसको जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी चाहिए। खाद डालते हैं ना, जिंक चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फेरस चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो प्लांट किस पर डिपेंड है? एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। तो अब आपको समझ में आ गई कि रिलेवेंस की बायोटिक कंपोनेंट का जो मेन प्रोड्यूसर है वो ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एबायोटिक पर जुड़ा हुआ है। अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे। प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कहाँ हम बात करेंगे कि हमें कुछ मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए एबायोटिक कंपोनेंट का होना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि बायोटिक और एबायोटिक जब तक अलग अलग है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब वो मिलेंगे तब वो इंटरेक्शन करेंगे, देन दे विल मेक द इकोसिस्टम एंड देन लाइफ स्टार्ट्स। इनमें से कोई भी एक पार्ट इधर उधर हुआ मींस पूरा इकोसिस्टम गड़बड़। ये मैं आपको बता चुकी, फिर भी अगर आपको चाहिए तो एबायोटिक कंपोनेंट में वाटर सैलिनिटी, डेप्थ ऑफ वाटर, पीएच, लाइट। पीएच देखिए, अगेन पीएच ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाटर की पीएच एसिडिक हो जाए तो एसिडिक या बहुत ज्यादा हम कहें उसमें बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाए, सैलिनिटी बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो भी प्लांट जिंदा नहीं रह सकते। तो पीएच भी बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक वाटर में रह सकते हैं, या जहाँ पर बहुत ज्यादा सैलिनिटी वहां रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे जिनको कि हम
अलग प्लांट पड़ते हैं, कुछ है स्पीशीज जो रहती है, लेकिन नॉर्मल 80% प्लांट्स वहां सर्वाइव नहीं करेंगे। अब ये थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है कि जैविक घटक को मैंने आपको 3 चीजें आगे बताई थी कि स्वपोषी, विषमपोषी या मृतपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रकाश संश्लेषण में। अब उपभोक्ता या हेटरोट्रॉफ्स जो है, जो कि अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि हु इज प्राइमरी, हु इज सेकेंडरी एंड हु इज टर्शरी। प्राइमरी या प्राथमिक उपभोक्ता वो जो कि शाकाहारी हैं, सिर्फ जो सिर्फ हरे पौधे खाते हैं, जो कि सिर्फ उत्पादकों पर निर्भर हैं, बाकी उनके लिए कोई मतलब नहीं है, तो वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। What is the definition of primary consumer? The consumer who depends only on the producer, means green plants. प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो कि अपने भोजन के लिए सिर्फ उत्पादकों पर ही निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वो सेकेंडरी, जो कि इन प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर है। वो या तो मांसाहारी हो सकते हैं या सर्वाहारी हो सकते हैं, सब खाने वाले हो सकते हैं, कुछ भी मिल जाए। जैसे मनुष्य हरे पौधे भी खाता है और जानवर भी खाता है, मांसाहारी भी। हम क्या ओमनिवेरस है, अगर अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो दोनों चीजें खा रहा है। तो दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद है टर्शरी उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर, वो जो कि इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, वो कहलाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। वो भी जो है या तो कार्निवोरस हो सकते हैं या ओमनिवोरस हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में जो है एक और उपभोक्ता होते हैं चौथे प्रकार के लिए, क्योंकि ये जीव ऊर्जा के लिए टर्शरी उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं और ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। जैसे शेर, शेर का नॉर्मली कोई शिकार नहीं करता, उसका डिकम्पोज, जब वो मरेगा तो उसका डिकम्पोजर ही होगा। तो सबसे अगर ऊपर किसी फूड चेन में जो सबसे ऊपर अगर कोई आता है तो वो शेर आता है, क्योंकि उसका प्राकृतिक शिकारी कोई नहीं है। तो ये सबसे, किसी भी अगर आपसे पूछा जाए किसी फूड चेन में सबसे ऊपर का लेवल किसका है, तो सबसे ऊपर जो है एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि टर्शरी। इसके बाद डिकम्पोजर्स में फंजाई आती हैं और बैक्टीरिया आते हैं जो कि सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, और जो कि सीधे जो है जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पौधों पर पादपों पर पनपते हैं। और डिकम्पोजर आवश्यक है क्योंकि पौधों द्वारा पुनः उपयोग के लिए किए जाने वाले पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने का काम ये करते हैं। इसी यूनिट में आगे चल के आपको अलग अलग तरह की साइकिल दे रखी है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो वो जो आप साइकिल पढ़ेंगे तब तो आपको समझ आएगा कि इनका यूज कितना ज्यादा है डिकम्पोजर्स का, क्योंकि पौधे सीधी नाइट्रोजन या सीधा कार्बन या सीधा पानी का अवशोषण नहीं कर सकते। उनको वो एक और जो है एक तरह से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट फॉर्म में चाहिए, वो आयनिक फॉर्म में चाहिए, और उन आयनिक फॉर्म में बदलने का काम डिकम्पोजर्स करते हैं। दे मे बी फंजाई, दे मे बी बैक्टीरिया। ये देखिए, ट्रॉफिक लेवल की बात करी थी मैंने। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हरा पौधा दिखाई दे रहा है, ग्रीन प्लांट, मतलब दे आर द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद जो इनको खा रहा है, दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर पे जो डिपेंड है, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड है वो कौन सा, टर्शरी और अपेक्स प्रेडेटर। अपेक्स मतलब जो भी कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपेक्स में, शेर मैंने आपको उदाहरण दिया। अब एक चीज आपको मैं यहाँ बताऊं, अभी फूड उसकी हमने एनर्जी लेवल की या एनर्जी पिरामिड की बात नहीं करी है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको जब हम पिरामिड दिखाए देख रहे हैं, इस पिरामिड में तो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा है, यानी कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होते हैं। प्रोड्यूसर पर डिपेंड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर से कम है।
उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कम है, टर्शरी कंज्यूमर और भी कम है, और अपेक्स प्रीडेटर तो बहुत कम है। पृथ्वी पर शेरों की संख्या बहुत कम है, पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि अभी तो अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो क्या है, हमारे पास तो ये पहले से बहुत सारा है, काटो खूब मजे से। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ये जब इतने होंगे ना, तो हमारे इतने प्राइमरी कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अगर ये कम हो गए, ये कम हो गए ना, तो इन पे मान लो ये 100 पौधे थे, इन 100 पौधे पर मान लो हम 80 प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड है। और अगर हमने पौधे 80 कर दिए काट के, तो क्या ये 80 पौधे इस प्राइमरी कंज्यूमर को की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौधों का होना बहुत जरूरी है, और जिस मात्रा में उनकी आवश्यकता उसी मात्रा में वो चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल्स। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, तो मैंने जो आपको बताया ना ट्रॉफिक लेवल, ये वाला प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी प्राइमरी टर्शियरी और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ठीक इसी तरह का आप पिरामिड बनाएं, और नीचे एक लैब बनाएं जहाँ प्रोड्यूसर लिख दें, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एपेक्स। अब कोई भी इकोसिस्टम मिलकर बनता है फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। अब क्या होती है खाद्य श्रृंखला? खाद्य श्रृंखला मतलब ये कि प्रोड्यूसर तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स है, और इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं हम, तो जो उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की एटीपी में, एटीपी में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं या रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, तो वहां पता होता है हमें कितनी एटीपी एनर्जी मिलती है। तो प्रोड्यूसर्स ने या ग्रीन प्लांट्स ने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, उसको सबसे पहले कौन ले रहा है? प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो ले रहा है। उसके बाद किसने ली? उससे प्राइमरी कंज्यूमर से किसके पास आ गई? सेकेंडरी के पास। सेकेंडरी से किसके पास आ गए? टर्शरी के पास। और इस पूरी श्रृंखला को जो चेन बनी, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद टर्शरी कंज्यूमर, ये जो चेन बनी, इस चेन को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करें तो दिस इज द प्रोड्यूसर, प्लांट्स है ये, इस प्लांट्स को खाया है प्राइमरी कंज्यूमर ने, कोई भी हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है सेकेंडरी कंज्यूमर ने। ये आपको दिख रहा है ना, ये पौधा है, हरा पौधा, और हरे पौधे को इसने खाया, इसको किसी कबूतर ने खा लिया, इस कबूतर को किसी जो है टर्शरी कंज्यूमर जैसे सांप ने खा लिया, इस सांप को अपेक्स प्रेडेटर यानी कि इस बाज ने या चील ने खा लिया, और चील जब मरी तो वो जब जमीन में गिरी तो उसका धीरे धीरे डीकम्पोजिशन हुआ, वो सड़ी, और सड़ने के बाद जो डीकम्पोजर्स थे उन्होंने उसको सड़ाने का काम किया, उसको गलाने का काम किया, और जो भी चीज यहाँ से मिनरल्स या उसके जो भी थे वापस सॉइल में मिल गए, और इस सॉइल से वापस कहाँ चले गए? जड़ों के माध्यम से पौधे में चले गए। तो दिस इज ए वन फूड चेन। ऐसी बहुत सारी फूड चेन मिलकर एक फूड वेब, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। अब ये फूड चेन है ना, अब मान लो इसको इस टिड्डे ने ना खा के डायरेक्ट किसी खरगोश ने खा लिया, खरगोश को जो है यहाँ पर खरगोश को खाया किसी शेर ने, और शेर को मर गया, और शेर वापस डिकम्पोज, एक अलग फूड चेन बन गई। तो बहुत सारी फूड चेन होती है, जरूरी थोड़ी कि एक यही फूड चेन। इस फूड चेन को हो सकता है डायरेक्ट पौधा किसी मानव ने ही खा लिया, आपने और हमने खा ली पालक की सब्जी, तो हमने खा ली ना, तो उसमें क्या हुआ? ये सेकेंडरी कंज्यूमर तो कोई रहा ही नहीं है, ये प्रोड्यूसर, हम प्राइमरी कंज्यूमर, और हम जो हम जो वेस्ट मटेरियल निकालेंगे उसका डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोजिशन करेंगे, और वापस ये कहाँ मिल जाएगा? सॉइल में मिल जाएगा। तो जहां से शुरू हुई एनर्जी वहीं पहुंच गई, लेकिन एनर्जी तो पहुंच गई, लेकिन एनर्जी का यूज हर लेवल पर हो रहा है। मान लो यहाँ पर 100% एनर्जी बनी, इस 100 में से इसके पास एनर्जी आई 80, ये भी उड़ा, इसने खाना खाया, 5-10% इसमें भी कम हो गई, बची 70 ही। जब इस 70 को, इस टिड्डे को जब इसने खाया,
तो इसके पास यहाँ तो 100 थी, लेकिन यहाँ तक कितनी पहुंची, 70 ही पहुंची। अब ये उड़ेगा, खाएगा, करेगा, जो भी करेगा, एनर्जी को यूज करेगा, तो यहाँ 50% ही बची। तो जब इस सांप ने इसको खाया तो यहाँ तो प्रोड्यूस 100% हुई थी, लेकिन इन दोनों ने उसका यूज करा एनर्जी का, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तो 40% रहेगी। अब इस 40% में से इस सांप ने भी उस एनर्जी का यूज करा, जब इस पे पहुंची तो यहाँ 30% ही पहुंची, और जब डिकम्पोज करा यहाँ पर तो 0% ही पहुंच गई, एनर्जी रही ही नहीं, खत्म एनर्जी। यहाँ पर तो सिर्फ क्या न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, या पहुंच मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी, 10%, 10% लेवल से ज्यादा नहीं होता। तो वापस जो है सॉइल में एनर्जी जाएगी, और वापस मिनरल्स और उसके साथ वापस कहाँ आ जाएगी, फूड में। फिर फूड बेचारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो दोबारा से मेहनत करेंगे, वापस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली प्रोड्यूस करने का काम तो प्लांट्स ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्लांट्स होना तो जरूरी है ही किसी भी हालत में। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन कितने तरीके की हो सकती है, आपको फूड चेन दिख रही है ना, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, और बहुत सारी फूड चेन मिलकर एक फूड वेब का निर्माण करती है, खाद्य जाल का। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन में सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन, green plants herbivorous, primary carnivorous and secondary carnivorous occupied to first and fourth trophic levels। याद आ गया, मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल बताया था, एक बार रिवाइव कर देती हूँ। दिस इज द ट्रॉफिक लेवल, ये था ट्रॉफिक लेवल पूरा। और इस ट्रॉफिक लेवल में जब हम बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन की, सबसे पहले प्रीडेटर्स फूड चेन भी कहते हैं इसको, ग्रेजिंग फूड चेन, इसमें ग्रीन प्लांट्स होंगे, हर्बीवोरस होंगे, प्राइमरी कार्निवोरस होंगे, सेकेंडरी कार्निवोरस होंगे। कैसे, ये देखिए, दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन। वही पौधे, प्रोड्यूसर, कैटरपिलर ने खाया, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, इस कैटरपिलर को खा लिया फ्रॉग ने, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये पौधे थे। इस फ्रॉग को खा लिया इस सांप ने, और इस सांप को खा लिया आउल ने, उल्लू ने। तो ये मिलकर एक कंप्लीट क्या बन गई, फूड चेन बन गई। और इसका जो डिकम्पोजन होगा तो वापस ये कहाँ मिल जाएगी, सॉइल में। तो ये क्या कहलाती है, ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पर अगर हम फूड साइकिल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक फूड चेन की बात कर रहे हैं, कि जब ग्रेजिंग फूड चेन में जो है इस तरह से होता है, ये वाली जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, ग्रीन प्लांट्स हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस और सेकेंडरी कार्निवोरस होंगे, तो ये फूड चेन कौन सी फूड चेन कहलाएगी, ग्रेजिंग फूड चेन। आई थिंक समझ आ रहा होगा कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है। जब किसी फूड चेन में ग्रीन प्लांट हो, हर्बीवोरस हो, प्राइमरी कार्निवोरस हो, सेकेंडरी कार्निवोरस हो, देन दिस टाइप ऑफ फूड चेन इज नोन एज द ग्रेजिंग फूड चेन। अब देखिए, सेकंड पैरासिटिक फूड चेन, और थर्ड है डिट्रियस फूड चेन। तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें डेड लीव्स ईटन बाय वुड हाउस, जो भी दीमक वीमक है, और ईटन बाय ब्लैक बर्ड्स, तो दिस इज कॉल्ड द डिट्रियस फूड चेन। इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो इट बिगेन्स विद द डेड मैटर्स मेड बाय द डिकम्पोजर्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो ये वाली फूड चेन है, डिटीरियस फूड चेन, ये हरदम किससे शुरू होगी, डेड मटेरियल से। और इस डेड मटेरियल को कोई वुड हाउस या कोई भी खा ले जो है, और उसके बाद इसको जो है कोई बर्ड्स खा ले, तो दिस इज कॉल्ड द डिट्रियस फूड चेन। तीसरी वाली होती है पैरासिटिक फूड चेन। इट इज आल्सो बिगिन विद द प्रोड्यूसर। ये पैरासिटिक फूड चेन शुरू तो किससे होती है, प्रोड्यूसर से ही होती है। ये देखिए, हरदम ये शुरू तो फूड चेन किससे होगी, प्रोड्यूसर से ही होगी, और फिर प्रोड्यूसर के बाद जो है कंज्यूमर, और ये होगी, लेकिन ये खत्म किस पर जाके होगी, डीकम्पोजर्स पे जाके खत्म होगी। तब डीकम्पोजर्स पे जाके खत्म होगी, इसीलिए हम उसको पैरासाइट फूड चेन कह देते हैं, कि पूरी की पूरी किससे जुड़ी हुई है, डीकम्पोजर्स से जुड़ी हुई है, पैरासाइट से जुड़ी हुई है। तो ये पूरी की पूरी फूड चेन कितने तरह की हो गई, 3 तरह की हो गई, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड द डिट्रियस फूड चेन। आपको सोर्स जो है ग्रेजिंग फूड चेन का और पैरासिटिक फूड चेन का, जब हम सोर्स बात करेंगे तो ये होते तो दोनों ही किससे शुरू है, प्रोड्यूसर से शुरू होंगे, लेकिन खत्म जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। और डिट्रियस फूड चेन तो कह रही शुरुआती किससे हो रही है, उसकी डेड लीव्स के साथ हो रही है, और बाकी जो है
ब्लैक बोर्ड पे जाके वो खत्म होती है। तो यहाँ पर आपसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे सभी पूछे, कई बार पूछा जा सकता है कि अगर एक फूड चेन है, तो फूड चेन में जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रॉफिक लेवल ये वाला, इस ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे जो है हमारी को जो है एनर्जी का क्या होगा, ह्रास होगा। और किसी भी डेट्रिटस जो आहार श्रृंखला होती है, इसमें क्या होता है, ये शुरू जैसे मैंने आपको बताया कि होती तो शुरू में जो है किसी भी डेड मटेरियल से है, और किसी भी एक तरह से हम कहें कि किसी भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि मेराइन इकोसिस्टम है, तो मेराइन इकोसिस्टम में मेनली जो है यही होती है, ये वाली श्रृंखला ही होती है, क्योंकि वहां सड़ना ज्यादा होता है। और एक चीज मैं यहाँ पे एक बात और बता रही हूँ कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस अगर कोई करता है तो वो एल्गी है, हरित शैवाल, हरे शैवाल। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर या किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्रोड्यूस, एनर्जी की बात हो रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो एल्गी। आपने देखा होगा हर जगह हरे रंग की काई मिलती है, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि समुद्र में एल्गी बहुत ज्यादा है, जब समुद्र में एल्गी बहुत ज्यादा है, समुद्र बहुत ज्यादा है, तो नेचुरल है कि ये प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि लैंड तो जो है पूरी पृथ्वी पर कम है, जब पृथ्वी पर कम है तो प्लांट्स भी कम है एज कंपेयर टू एल्गी। तो इसीलिए जो है एल्गी सबसे ज्यादा जो है प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं किसी भी फूड चेन में। फूड चेन में एल्गी का अपना एक रोल है, प्लांट्स का अपना एक रोल है, और किसी और चीज का एक अलग रोल है। तो यहाँ तक हमने जो कुछ भी मैंने समझाने की कोशिश की, अगर उससे कोई रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है तो आप बताएं प्लीज। कोई क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड हैं तो बोले। आई थिंक मैम स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस जो चैट बॉक्स में मिले थे। प्लीज थोड़ा जोर से बोले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ नीरजा मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोले। हाँ यस नीरजा मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट की जो कुछ क्वेरीज थी वो तो मैंने चैट बॉक्स में उन्होंने मेंशन की थी, वो तो मैंने उनका रिस्पांस दे दिया है। ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपकी इस काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। प्रवीण, अर्जुन, शिवांशु, रोहित, अर्पित, दीपक, बाकी जो और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन हम 1 घंटे का रख रहे हैं और टाइम भी 3 से 4 है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ईमेल पे आपको बाकी काउंसलिंग सेशन का भी मैंने डेट टाइम आपको मेंशन किया हुआ है। और ये काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए हम लोगों ने इसलिए ऑर्गेनाइज की हैं कि आप अपने जो जॉब प्रोफाइल है उसके साथ साथ आप वेल प्रिपेयर कर पाए अपने एग्जामिनेशन के लिए और बाकी एक्टिविटीज के लिए, और समय से आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाए, ये इग्नू का उद्देश्य है। सो थैंक यू वेरी मच नीरजा मैम, आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये स्टूडेंट्स भी हमारे देश के सैनिक हैं, और आपने उनके लिए इस इन्वायरमेंटल स्टडीज पर उनकी काउंसलिंग की, और ये काउंसलिंग उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रही है, और उनके एग्जामिनेशन के लिए और बाकी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए बहुत यूज़फुल होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम ये ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, और अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमारे साथ में अभी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारे साथ में मैम हैं। बिल्कुल, आपके अगर कोई क्वेरी तो प्लीज बताएं, और आपको अगर लगता है कि कल के काउंसलिंग सेशन में आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप पहले प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बीए के स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप उसमें भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक मैम हम अपने सेशन को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी